हाँ इन योर ड्रीम्स वाला। नहीं ऐसा नहीं था, मैं वैसे बता रहा हूँ। कौन सा वाला? इन योर ड्रीम्स वाला जो अरे ना ना ना, मतलब ऐसा ट्रेंड था कि जैसे आपने 10th क्लास करी है तो 10th क्लास मेरा ICSE बोर्ड से था, तो बहुत लोग ये प्रेफर करते थे कि ICSE से आपने 10th करा है और फिर आप 11th 12th अपना CBSE से कर लो। मैं भी उन्हीं में से एक था। ICSE से 10th कर लिया, 11th 12th में CBSE में आ गया, 11th में मतलब प्रेशर इधर उधर का पड़ा, ताऊ जी वगैरह का घर परिवार में कि बहुत ज़बरदस्त टीचर्स के पास ट्यूशन लगा लिया था। बहुत मतलब जो उससे IIT वगैरह की तैयारी कराते हैं 100 150 बच्चे बैठे रहते हैं, तो परेशान रहने लगा था। 3-4 महीने में दुखी हो गया था और बैकलॉग इकट्ठा होता चला गया। बार बार ये लगता रहता था कि कल से पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा, वो मेरा कल कभी आया ही नहीं। तो 3-4 महीने जब बीत गए, फिर उसके बाद स्कूल में जो एग्ज़ाम हुआ तो जो ट्यूशन का टेस्ट होता था तो उसमें तो हम बदमाशी करते थे कि छुपा लिया, पेरेंट्स को बताया ही नहीं। ये तुम्हारे यार टेस्ट वेस्ट नहीं होते, सीधा यही बोलते थे पापा मम्मी, टेस्ट वगैरह नहीं होते, तुम कर क्या रहे हो भाई, तुम्हारा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कि हाँ वो लेंगे अभी टेस्ट लेंगे, बता दूँगा, ऐसे करके टालम टोल करते रहे। लेकिन स्कूल वाले जो टेस्ट होते हैं उनकी तो टालम टोल नहीं होती ना, उसका तो वो डायरी बनती थी। आजकल जैसे आपके यहाँ शायद व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होंगे, है ना, तो पहले डायरी होती थी, डायरी में लिखा रहता था ये इस दिन ना पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में वाले दिन पोल खुल गई 11th क्लास में। ठीक है, तो पास तो हो गया था लेकिन बिल्कुल मार्जिन पर, जैसे 100 में से 33 पर पास होते हैं, तो उतने पर पास हो गए। और एक ट्रेंड चल रहा था कि 12th क्लास के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत महान थे, जो 12th क्लास के साथ साथ ही ना IIT निकाल देते थे। तो यही होता था JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपके टाइम में भी अभी यही है, बस अंतर ये हो गया कि अब मेंस होता है और एडवांस होता है। तो पहले भी 2 स्टेजेस में ही होता था, तो फर्स्ट स्टेज को प्री बोला जाता था, सेकंड स्टेज को मेंस बोलते थे। उसी का नाम बदलकर मेंस और एडवांस कर दिया और कुछ नहीं चेंज हुआ। तो एक मैथ्स में बुक चलती थी ML खन्ना, उसको देखकर आज भी चक्कर आ जाते हैं, बहुत मोटी बुक थी। और एक फिजिक्स में तो HC वर्मा आपको पता ही है, एक और नाम सुना होगा IE इरोडोव, सुना है, रशियन राइटर की बुक है। तो उसका हर क्वेश्चन अलग है और उसको अल्टीमेटली रटना ही पड़ता है, उसके सारे क्वेश्चन में उसके सॉल्यूशन भी अवेलेबल नहीं थे। अरे हाँ क्या अरे हम तो नहीं है, अलग है, पब्लिशर भी रशियन ही है उसका। और वो इधर आई थिंक एसचान वाले ने किसी ने उसने ट्रांसलेट करके उसको बनाया है, मतलब वो रशियन लैंग्वेज में ही लिखी हुई थी। तो फिजिक्स के क्वेश्चन उससे बनते थे। और HC वर्मा के तो आकर क्वेश्चंस इतने कॉमन हो गए कि फिर वो बच्चों ने HC वर्मा करनी छोड़ दी थी। मैं अपने टाइम की बता रहा हूँ। और केमिस्ट्री की चलती थी OP अग्रवाल, कैसे लोग उसको SLOD वो क्या था, उससे ऊँची थी IE रोबोट। ठीक है, SLOD शायद 10th स्टैंडर्ड तक की आया था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। एक न्यूटन फिजिक्स भी आती थी, ये सारी जो किताबें थी। तो हमने 12th कर लिया, 11th में आकर ये आके खुल गई थी कि भाई पहले 12th निकाल ले, उसके बाद कर लेना, ये हमसे ना हो पाएगा। वो नींद चलती है ना, हमसे ना हो पाएगा, तो वही वाला था कि हमसे ना हो पाएगा। तो 12th करा, फिर 12th कर लिया तमीज़ से। और 12th की जो पढ़ाई करी, उस पढ़ाई के बेस पर सोचा कि चलो फॉर्म भर देते हैं। तो फॉर्म भरा, तो प्री और मेंस, जैसे आपके में मेंस और एडवांस होता है, तो प्री और मेंस होता था। प्री निकल गया, 12th के साथ निकल गया प्री। फिर उसके बाद एक दूसरा ट्रेंड भी चल रहा था, ड्रॉप लेना। ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेकर वो मन में तरंगे और गाने बजने लगे, बैकग्राउंड में म्यूज़िक, नहीं करूँगा मैं तुझे, अब ये दिखाना है, वो उस तरीके के गाने, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो वो 2 दिन 3 दिन तक वो गाने बजे दिमाग में। चौथे दिन से 6 बजे की बजाय 7 बजे, 7 बजे की बजाय 8 बजे ऐसे उठना शुरू हो गए धीरे धीरे। और फिर वो यही रहता गया कि कल करेंगे, परसों करेंगे। और 12th के बाद प्री भी नहीं निकला, 12th के साथ तो प्री निकल गया था। और ये मन में आया था कि जब तूने बेटा 12th के साथ निकाल लिया प्री, तो 12th के बाद अगर पूरा टाइम दे दिया इस चीज़ को, तो फिर तो शायद अब्दुल कलाम के बराबर में तुम्हारी चेयर लगेगी, है ना। तो ऐसी दिमाग में बातें आने लगी थी, प्री भी नहीं निकला। और उसमें नलायकी इसके ग्रुप मास्टर की वजह से याद आई ये बात मेरे को, ज्वाइन करा, छोड़ दिया, है ना। आगे तो धोखा देगा, अभी लास्ट में आएगा, लास्ट में आएगा टाइम, जब एंड टाइम पर ये नहीं सब में था शुरुआत से, आपने देखा नहीं होगा। वो कुछ एक और शब्द पकड़ रखा है, नेटवर्क ग्लिच हो गया, नेटवर्क ग्लिच, ये भी दूसरे नया पे लगती रात है, दिक्कत तो ये है। हाँ दूसरे पे लगती रात में है। हाँ वही, अरे आपने भी देखा होगा सर। डन था, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो जो है, जब दिमाग में ये आ गया कि टाइम वेस्ट होता चला गया, नवंबर दिसंबर तक जब टाइम वेस्ट हो गया, तब मेरा एक दोस्त था जो
मतलब पढ़ता नहीं था मेरे साथ, फिल्मों की बातें करता रहता था, मैं भी फिल्मों की बातें करता रहता, तो हमारी बातें यही चलती रहती थी, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा तो समझ में आ नहीं रहा, वो समझ में क्यों आएगा, क्योंकि पहले से पढ़ कर जाना पड़ता है, जो टीचर ने करवाया वो करके जाना पड़ता है, तभी आगे का समझ में आएगा, वो समझ में आ नहीं रहा। उसने अचानक से पढ़ाई की बातें करनी शुरू कर दी, तो मुझे वो बुरा लगने लगा। मैंने नोटिस करा, ठीक नहीं है यार, ये लड़का बेकार है। तो मैं थोड़ा सा गैप बनाकर बैठना शुरू करा उसके साथ में। यार वो अर्जुन रामपाल की फिल्म लग रही है यार, आज भाई देख लेते हैं, पिक्चर देखने चले जाते हैं। अर्जुन रामपाल बड़ा चल रहा था उन दिनों, आपने सुना नहीं होगा शायद इसका नाम, है ना, बड़ा चल रहा था उन दिनों, बड़ा हैंडसम लगता था यार, ये देखने जाना है, इसको देखना। नहीं पापा मम्मी को पता नहीं चलेगा भाई, चल। इतनी नालायकी हो गई थी, इतनी नालायकी की हद हो गई थी कि मतलब उसने कहा कि भाई अब 2 महीने बच रहे हैं, पूरे साल में नालायकी करी है ना, उस पर मतलब पर्दा पड़ जाएगा अगर अब हमने ढंग से पढ़ाई कर ली। नहीं आ रही समझ में बातें मेरे को उसकी। मैंने कहा तो यार तुम मेरी मम्मी जैसी बातें क्यों करने लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या फालतू की बात कर रहा है। नहीं यार, मैं घर में बहुत ताने सुनता हूँ, तू मत सुना ऐसी चीज़ें। अकेले ही देखा है फिर मैं फिल्म, वहाँ बैठ कर भी मन में एक होता है ना, अंदर से गिल्ट था कि गलत कर रहा हूँ, और बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करा, तो लेट हो गया था, तब तक बहुत लेट हो गया था, और फिर अपने आप ही अपनी गलती पता है कि प्री क्यों नहीं निकला था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि टाइम जो है ना, ये लड़का टाइम निकाल देगा मैं इसी चक्कर में। टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। पेरेंट्स का क्या है, वो तो लास्ट में आके कह ही देते हैं, चल बेटा कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करो, लेकिन अंदर से पता रहता है कि हमने कहाँ गड़बड़ करी है। तो भाई वो अंदर की आवाज़ जो है ना, सुनते रहना आप लोग, 12th है, और इतनी ज़्यादा भी मत सुन लेना कि मन ये कह रहा है कि नहीं भाई सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ और अपना लग जाओ इधर उधर। तो शायद मेरी बात पहुंच गई होगी आप तक। चलिए जी, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। Conducting slab. So consider a parallel plate capacitor of plate area A and plate separation small d. If the space between the plates is vacuum, its capacitance is given by तो अगर दोनों के बीच में वैक्यूम है, तो हमने ये कहा कि उसका जो कैपेसिटेंस है वो इस तरह से दिया जाएगा, C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d। यहाँ पर जो कैपिटल A है वो क्या है, वो प्लेट एरिया है, और स्मॉल d क्या है कि दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। और C0 क्यों बोल रहे हैं हम, C0 हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का, जैसे वैक्यूम होता है ना, तो वैक्यूम के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं, तो बीच में वैक्यूम है, बीच में कोई स्लैब कंडक्टिंग मटेरियल कुछ भी इंट्रोड्यूस्ड नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखिए, सपोज इनिशियली the charges on the capacitor plates are plus minus q within the uniform electric field set up between the capacitor plates is, so E0 is equal to sigma upon epsilon naught, और सिग्मा को क्या लिख देंगे हम, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये जो सिग्मा है, सिग्मा की जगह मैंने लिख दिया q अपॉन a, डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट तो था ही। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये मैं डेरिवेशन इस वजह से करवा रहा हूँ कि ये आपको ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ के इस डेरिवेशन के जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो आप देखोगे कंडक्टिंग स्लैब वाले ही, ये तो सारी कंडक्टिंग स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाली है, जब बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करा गया था वो वाली, उसमें भी शुरुआत में C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D था, इसमें भी यही है, उसमें भी पहले E0 निकाला था तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट था, इसमें भी वही है, सेम। ठीक, आगे चलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी potential difference between the capacitor plates will be V0 is equal to E0 D, E0 D। तो E0 में D को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q
डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। आगे चलते हैं, मैंने कंडक्टिंग स्लैब। अब कहानी दूसरी शुरू होती है। यहाँ तक बिल्कुल कॉमन था जैसा पहले वाले डेरिवेशन में था, बिल्कुल सही। उसके बाद में ना कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T is less than D is placed between the capacitor placed charges -2 and +2 appear on the upper and lower faces of the slab. Now the electric field exists only in the vacuum regions between the plates of the capacitor on the either side of the slab. That is, the field exists only in thickness D minus T. ठीक है, तो आप ये देखिएगा ये हमारे पास एक प्लेट ऊपर है और एक प्लेट नीचे है, तो दो प्लेट्स हैं, इनके एरिया कैपिटल ए है और हमने इसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया। कंडक्टिंग स्लैब मतलब एक कंडक्टर रखा हुआ है, पहले तो डाइलेक्ट्रिक था, अब कंडक्टर रखा हुआ है। तो कंडक्टर में क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर तो पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर तो फ्री चार्जेस खूब मिलते हैं, तो नेगेटिव टूट कर यहाँ इकट्ठा होगा। बड़ी लंबी उम्र है, बहुत ज़्यादा, बड़ी तारीफें कर रहा था मैं तुम्हारी अभी, बस पूछो मत। तुम्हें तुम्हारी बात सोचकर मुझे भी अपनी लाइफ का एक फेज याद आ गया था। अच्छा एक बात बता देना, सच सच आए हो या भेजे गए हो? पक्का? मतलब मन में है कुछ? गेट बंद के चले गए थे, हाँ? बाहर से गेट बंद के चले गए थे, फिर बुलाया मैंने और आड़ी से गए थे लोग। तो तुम घर के अंदर बंद थे? हाँ छोड़ के आया था भाई, और बोले इस बारे में भी अभी बात करी थी, तुम्हारे परम मित्र ने ये बताया था अभी अभी, ये सब बहाने, ये बहाना ही है, हमने तो उसने बताया, ये बहाना ही है, बोला था ना बहाना, नहीं इसने बोला था ना बहाना, साफ है नहीं? चलो भाई, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है, तो इधर बराबर का माइनस क्यू इंड्यूस हो जाता है, इधर बराबर का प्लस क्यू। तो हमने देखा था कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है कि नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन द वैक्यूम रीजन्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ऑन आइदर साइड ऑफ द स्लैब। तो स्लैब ये है, कंडक्टिंग स्लैब ये है, यहाँ पर किसी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है ई नॉट उतना ही अंदर डेवलप हो जाता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ इतने एरियाज में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज, तो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जो हैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई नॉट इंटू, तो ई नॉट ये जो इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस वाले एरिया में डिस्टेंस कितना है, हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस d है, तो इसमें से बीच वाला जो t है बस इसको गायब कर दीजिए, इसको सेपरेट कर दीजिए, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी होगा। यहाँ तक समझ गए? ये ई नॉट इंटू डी माइनस टी उसमें भी था, लेकिन उसमें एक चीज़ और ऐड हो रही थी, उसमें यहाँ वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ई इंटू टी भी मल्टीप्लाई हो, ई इंटू टी वो भी ऐड हो रहा था,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होता है डाइलेक्ट्रिक के केस में, कंडक्टर के केस में यहाँ जीरो हो जाता है, तो ई यहाँ पर जीरो है, ई की वैल्यू जीरो। एक्चुअली ये भी ऐड हो रहा है, ई इंटू टी जीरो इंटू टी वो जीरो हो जाए, तो सिर्फ इतना है। आगे चलते हैं, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की वैल्यू है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी। ठीक है, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से हमने यहाँ पर ये वैल्यू डाल दी है। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टिंग स्लैब बिकम्स, तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टिंग स्लैब कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सी बी है, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, तो C इज इक्वल टू, हाँ जी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। तो ऊपर तो हमारे पास Q है ही और अपॉन में V है, तो अपॉन में V इसको ऐसे लिख लीजिए, Q अपॉन V की वैल्यू कितनी आई है, Q इंटू डी माइनस टी और अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q से Q कैंसिल आउट हो गया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो कैपेसिटेंस इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब C इज इक्वल टू, अब ऐसा कर लीजिए कि ये जो एप्सिलॉन नॉट ए है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो अपॉन में ये डी हो गया, मतलब डिनोमिनेटर इसको डी से डिवाइड भी कर दीजिए और डी से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। अच्छा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या है, ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस था जब बीच में कुछ भी इंट्रोड्यूस हमने नहीं करा था, तो ये कितना हो जाएगा, C नॉट इंटू डी अपॉन डी माइनस टी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, सिंस D इज ग्रेटर देन T, अच्छा ये तो समझ में आ गया। D जो है, जो ये डिस्टेंस है, जो दो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं उनके बीच का जो ये पूरा डिस्टेंस है D, ये इस T से तो बड़ा ही है, सिंस D इज ग्रेटर देन T, तो जब D T से बड़ा है तो ये जो D माइनस T है ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज दैट इस T को इधर ले आइए तो D माइनस T हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन यहाँ बनेगा तो ये जीरो, तो D माइनस T इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक। अब देखिएगा, तो हम ये कहेंगे, सो D अपॉन D माइनस टी इज ग्रेटर देन 1। ये समझ लीजिए ऐसे ही कि भाई D माइनस टी ये एक पॉजिटिव टर्म है, पहली चीज़ तो ये एक पॉजिटिव टर्म है। ये जगह है अपॉन D माइनस टी, ये ग्रेटर देन 1 ऐसे हो गया कि ये जो D माइनस टी है ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव है, और D तो वैसे ही पॉजिटिव है। D और D माइनस टी में बड़ी वैल्यू किसकी होगी, D और D माइनस टी में बड़ा कौन सा होगा, D ही बड़ा होगा, ठीक है ना। D में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये तो वैल्यू छोटी होगी ना, D से छोटी होगी। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि D इज ग्रेटर देन D माइनस टी, ये तो है ही भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसको नीचे ले आओ, तो D अपॉन D माइनस टी इज ग्रेटर देन 1। और अगर किसी भी वैल्यू में, किसी भी वैल्यू में, जैसे C नॉट है, इसमें 1 से बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू बड़ी आती है, तो पता है भाई 1 से बड़ी वैल्यू, जैसे मान लीजिए हमने अपनी एज में 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी एज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हमने अपनी एज में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी एज डबल हो गई, दुगनी हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से 1.5 कर रहे हैं तो 1.5 क्या 1 से बड़ा है, 2 क्या है 1 से बड़ा है, तो अगर 1 से बड़ी वैल्यू किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो यानी कि नेट कैपेसिटेंस, अगर मैंने बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाला तो नेट कैपेसिटेंस यहाँ पर भी बढ़ने वाला है, ठीक है, यानी कि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है।
तो अगर हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो भी कैपेसिटेंस बढ़ता है, ठीक है। तो देखिएगा 10 C इज ग्रेटर देन C नॉट, 10 C इज ग्रेटर देन C नॉट। अब देख लीजिए, सो द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटेंस बाय अ फैक्टर ऑफ D अपॉन D माइनस T। तो C नॉट में D अपॉन D माइनस T मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका कैपेसिटेंस बाय अ फैक्टर ऑफ D अपॉन D माइनस T बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब फटाफट से बस इनके यूजेस देख लीजिए। पहला यूज़ है यूजेस ऑफ कैपेसिटर में टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ डिजायर्ड पैटर्न्स। एग्जांपल मिलीगन्स एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, एग्जांपल मिलीगन्स एक्सपेरिमेंट, ये आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल में हुआ करता था, आपने मिलीगन्स एक्सपेरिमेंट अब नहीं। सेकंड है इन रेडियो सर्किट्स फॉर ट्यूनिंग, रेडियो सर्किट्स में यूज होता है कैपेसिटर का। इन पावर सप्लाईज फॉर स्मूथिंग द रेक्टिफाइड करंट, फॉर प्रोड्यूसिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इन इंडक्शन मोटर्स। बस ये कोई 2-3 कर लीजिए और ज़्यादा भी यूजेस कर लीजिए, ठीक है जी। तो इतना ही है, इसके अलावा और हमें कोई चीज़ नहीं करनी है। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी कुछ नहीं करना हमें। चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, लास्ट में आपका डिस्चार्जिंग एक्शन, आगे का छोड़ दीजिए, बस इतना ही करना है, ठीक है। अगर इसमें लगता है मेरे को कि कोई और टॉपिक हमें कराना पड़ेगा तो मैं आपको करा दूँगा, चेक करके एक बार बता दूँगा। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, देखो